नमस्कार। धनुका आदर्श विद्या मंदिर ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की सामाजिक विषय का अध्ययन करेंगे। पुस्तक का नाम है हमारा अतीत और पाठ 2 आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। आप शुरू करते हैं। तुषार की रेल यात्रा। कि तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। और तेज़ दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेज़ी से पीछे की ओर छूटते जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। और तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज़ रफ्तार वाली सवारियाँ नहीं थी, तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। कि तुषार अब तुषार की रेल यात्रा की इसमें बात बताई गई है कि वह रेल से चेन्नई जा रहा था और उसने जहाँ से उसने बाहर का नज़ारा देखा और वह अपने बाहर का नज़ारा देखा और तेज़ दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, खेत खलिहान बड़ी तेज़ी से पीछे छूटते जा रहे हैं। तब उसके चाचा ने कहा कि लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। तब वह सोचने लगा कि आने जाने के लिए तेज़ रफ्तार वाली सवारियाँ नहीं थी पहले, और लोग यात्रा नहीं करते थे, एक ही जगह पर अपना समय बिता दिया करते थे। वह सोचने लगता है। अब आगे चले कि आरंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? कि हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे और मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे। फल, मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। कि इसमें यह बताया है कि आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। किसको जानते हैं? कि जो भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से पुकारा जाता था। और वो आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे और मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे। फल, मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ और अंडे इकट्ठा किया करते थे। अब आगे चलें कि आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। पहला कारण है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। कि पहला कारण क्या बताया इसमें कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए
और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण ये है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। दूसरा कारण यह बताया है कि जानवर अपने शिकार के लिए या हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते हैं। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। अब आगे चलें। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। कि तीसरा कारण यह बताया है कि पेड़ों पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता और पानी झीलों झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता और कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी के तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। ये 4 कारण बताए हैं। अब आगे चलें। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिनका निर्माण और उपयोग आखेटिक खाद्य संग्रह किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हैं। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। कि इसमें बताया है कि पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिनका निर्माण और उपयोग आखेटिक खाद्य संग्राहक किया करते हैं और यह संभव है। आखेटिक खाद्य संग्राहक उन्हें कहते हैं जो भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं, उनको आखेटिक खाद्य संग्राहक कहते हैं। लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हैं। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की छाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठी लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी और लकड़ियाँ का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोंपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। यहाँ देखिए हम ये पत्थर के औजार बनाए हुए हैं। यहाँ पेड़ पौधों के लिए उपयोग में लिया जा रहा है और इधर छाल और काटने के उपयोग में काम में लिया जा रहा है। अब आगे पढ़े कि रहने की जगह निर्धारित करना। कि लाल त्रिकोण वाले स्थान भी पूरा स्थल है जहाँ पर आखेटिक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं और इसके अलावा भी कई स्थानों पर आखेटिक खाद्य संग्राहक रहते थे जो इसमें मानचित्र में बताए गए हैं।
कि चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। और यहाँ इस चित्र में देखिए हम कि शैल चित्रकला इनसे में क्या पता चलता है कि यह एक शैल चित्र है, मतलब पत्थर पर बना हुआ ये चित्र है। और जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ दीवारों की पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र है ये। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। अब आगे चले। पुरास्थल। पुरास्थल किसे कहते हैं कि पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में भी उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको आगे के अध्याय में बताया जाएगा। तो पुरास्थल के बारे में हमें पता भी जानकारी हो गई कि पुरास्थल किसे कहते हैं। और अब हम आगे बढ़े आगे की खोज। मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा में ढूंढना है। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे और आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए किया था। नाम और तिथियां। यहाँ पर नाम और तिथियां दी गई है। अब है बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। तो हमारा अगला पॉइंट है ये है कि बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहते थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बातें सोचने लगे और साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। अगला पॉइंट है खेती और पशुपालन की शुरुआत। कि इस दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे
और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक या किसान बन गए होंगे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया हो गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे। इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। तुषार ने क्या कहा है, इसमें क्या बताया है कि अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। अब हम आगे चलें। बसने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है और अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग इन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं और जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पक्के दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उन्हें उनके गुण सुरक्षित रह सके। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। और मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। आगे का पॉइंट है एक नवीन जीवन शैली। अगला है एक नवीन जीवन शैली। कि किसी पौधे के बीज को बोकर हम देखें कि कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है ये। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को इसके भंडारण के बाद सोचनी पड़ी और बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी और या ज़मीन में गड्ढा खोदा। अब है अगला पॉइंट, जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। आज हम एक नवीन जीवन शैली तक ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम इसके आगे का भाग पढ़ेंगे। धन्यवाद।